Hello everyone, this is the India Reads, and as you know that we are providing education to the aspirants of various competitive exams like UPSC and others. And as you know that we are doing SST history. In previous lecture we have done chapter 2nd of NCERT class 7th history, that is New Kings and Kingdoms part 1, and today we are going to start the part 2 of the same chapter. Let's start. This is chapter number 2, history. Name of the chapter is New Kings and Kingdoms. This is of NCERT class 7, and remember that this is part 2. Yes students, in our previous lecture in part 1 we have discussed about the new kings and kingdoms, means नए राजे तथा राज्य. And we have discussed some new type of dynasties like Chola, Pallavas, Pandyas, Rashtrakuts, etc. And today we will start the closer look of the Cholas dynasty. A closer look. The Cholas. Okay. तो जो चोल शासक थे किस प्रकार से उनका उदय हुआ, उनके बारे में हम लोग अभी जो है चर्चा करेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस हाउ द चोलास केम टू पावर. फर्स्टली there were minor, chiefly family of name Murtyar, who were in power beside the Kaveri delta, and they were subordinates. They were subordinate of the Pallava kings. तो सबसे पहले अपन ये थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो चोल वंश के शासक थे किस तरह से वो सत्ता में आए, किस तरह से वो पावर में आए. तो फर्स्टली देयर वर माइनर चीफली फैमिली. तो एक साधारण कह लें कि एक परिवारक माइनर फैमिली थी जिसका जो वंशज था नेम था मोर्त्यार, हु वर इन दी पावर बिसाइड दी कावेरी डेल्टा. कावेरी जो डेल्टा था उसके आसपास के क्षेत्र में जो था इनका प्रभाव था. इन्होंने अपनी प्रभुसत्ता या शक्ति जिसको स्थापित किया था. एंड दे वर सबॉर्डिनेट ऑफ दी पल्वा किंग्स. और वो लोग जो थे पल्वास किंग जो कि कांचीपुरम में थे, पल्वा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, तो वो उनके अधीन थे उस समय, उनके सबॉर्डिनेट थे, उनके अंडर थे, या कह लो कि एक तरह के उनके लिए समंत के तौर पर काम करते थे. ओके. एंड एट द सेम टाइम विजयालया was the who belonged to the ancient chiefly family
of Cholas defeated them who was from Uriyar and set up and captured his power in city named Tanjore and also built one of the biggest temple of goddess निशुम्भसिनी। तो यहाँ पर हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कावेरी डेल्टा के आसपास के जो क्षेत्र था उसके क्षेत्र के आसपास जो समोत्यार नामक शासक जो थे, जो माइनर एक कम्युनिटी थी, उनकी शासन सत्ता जो स्थापित हो चुकी थी, लेकिन वो लोग पल्लव जो शासक थे उनके सबॉर्डिनेट थे, उनके अंडर थे, उनके सामंत थे। और ठीक ऐसे ही समय में जो कि विजयालय नाम का जो शासक था, जो कि प्राचीन चोल वंश के साथ संबंधित था, परिवार के साथ, उन्होंने इनको डिफीट किया, इस मुर्तियार शासक को हराया, इनके वंश को। और हराने के बाद वो उरियार से संबंधित था और उसने उस इलाके को कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया और आगे एक नई अपनी जो पावर स्थापित की, उसकी जो सिटी का नाम था थंजोर। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक देवी का, जिसको निशुम्भसिनी कहते हैं, एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो इस तरह से जो था चोला डायनेस्टी तो जो थी वो उस समय सत्ता में आई एंड इट वाज ऑफ 9th सेंचुरी। और अगर हम बात करें तो ये उस समय जो है 9वीं सदी की बात है। ओके, सो नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। After that, the successors of Vidyalaya expanded their region or kingdoms in the northwest, including the territories of Pandya and Palwas। तो आगे विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा विस्तारवादी नीति अपनाई और अपने शासन को नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पश्चिमी दिशा तक जो है एक्सपेंड किया, उसको और ज़्यादा बढ़ाया, जिसमें कि पांड्या और पल्लव जो राजा थे उनके महत्वपूर्ण नगर और वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण शहर या राजधानियाँ भी उसमें शामिल थी। ओके, राजा was the most famous and warrior ruler
बिलोंग टू चोलास। तो जो चोल वंश था, चोल वंश में सबसे ज़्यादा जो फेमस अगर हम शासक की बात करें तो राज राजा नाम के शासक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध और एक बहुत बड़े वॉरियर, बहुत बड़े एक योद्धा थे, जिन्होंने इस चोला डायनेस्टी को, इस वंश को आगे बढ़ाया। He was also very ambitious, very ambitious. After that, his son Rajendra I also adopted the policy of his son. He also developed navy and मिलिट्री। तो इसके बाद जो हमने चर्चा की है कि सबसे जो मजबूत शासक थे चौल वंश के, वो राजा थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो योद्धा थे और काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और उसके बाद ही वॉज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस, वो काफ़ी एम्बिशियस एक अभिलाषी व्यक्ति थे, जिन्होंने विस्तारवादी नीति को अपनाया था। आफ्टर दैट हिज सन राजेंद्र वन, तो राजेंद्र वन भी जो थे उनके बेटे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए, उन्होंने भी अपने पिता की नीति को आगे बरकरार रखा। ही ऑल्सो डेवलप्ड नेवी एंड मिलिट्री, और उन्होंने कहीं ना कहीं आगे चलकर शक्तिशाली सेना का, साम्राज्य का विस्तार किया, और साथ में जल सेना, जिसको आप कह सकते हैं नेवी का भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे विस्तार किया। ओके, now we'll discuss about the magnificent work of that time, the splendid temples and the sculpture. Splendid temples and bronze sculpture. शानदार मंदिर कांस्य की as we have discussed in the previous lecture also that at that time the king, who was a very powerful, he was living in the palaces including some of the capital city, as well as he was so powerful that he tried to fortify his palace. तो वो अपने जितना राजा पावरफुल था वो अपने महल को किलाबंदी करके रखता था, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ आर्मी एंड डिटेक्टिव, कई तरह की आर्मी, सेना और जासूस का साथ में उनका जो है मिश्रण रहता था। एंड ही आल्सो बिल्ट सम ऑफ द टेम्पल्स विच वाज द सिंबल ऑफ हिज विक्ट्री, और दैट जस्ट टेल अस दैट हाउ पावरफुल द किंग वाज। तो कुछ ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाता था जो एक यादगार थे, एक सिंबल थे, एक चिन्ह थे कि वो राजा कहाँ तक और कितना ज़्यादा शक्तिशाली था। सो एट दैट टाइम देयर वर मैनी टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड्स, मैनी टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड, स्पेशली बाय Raj and his son Rajendra I. तो चोलास के समय में, चोला पीरियड के, चोल वंश के समय में बहुत ज़्यादा जो था मंदिरों का एक निर्माण किया गया। उनमें सबसे ज़्यादा जो था राजा और राजेंद्र I द्वारा जो है मंदिर बनाए गए थे। टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, the southern region,
magnificent examples of art and technology. और उस समय जो ज़्यादातर जो मंदिरों का निर्माण किया गया था वो जो चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे राजराजा और उनके जो बेटे थे शासक राजेंद्र वन के द्वारा, और जो टेम्पल्स थे वो तमिलनाडु और दक्षिण एरिया में जो बनाए गए थे, दैट वाज द मैग्निफिसेंट एग्जांपल ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। वो उस समय की जो कह लो कि जो टेक्नोलॉजी थी, तकनीक और कला, उसका एक बेहतरीन नमूना थे। और ये जो मंदिर थे जिनका निर्माण जो किया गया था, ये तंजौर सिटी में, इंक्लूडिंग तंजौर सिटी, ये काफ़ी फेमस थी वहाँ पर उस समय मंदिरों के निर्माण के लिए। एज वेल एज देयर वर so many beautiful images that were made of the bronze that were not popular in the southern part or in Tamil Nadu or in the Cholas dynasty, but that were also very famous all around the world. पूरे वर्ल्ड में ये जो उस समय कांसे की मूर्तियाँ या चित्रकारी थी वो चोलास डायनेस्टी की वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और इसमें जो एक पॉइंट और जो हम डिस्कस करेंगे, temples were not only the places of worships but the hub of economic, social and cultural life. Many artisans cook, dancers, garland flower makers, musicians lived around these temples. तो ये जो उस समय के मंदिर थे, ये मंदिर सिर्फ कोई पूजा पाठ के स्थान ही सिर्फ नहीं थे, बल्कि उस समय ये एक मेन हब था, एक मेन केंद्र बन गया था सामाजिक, आर्थिक और सभ्याचारक जो जीवन है, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, लोगों का उनकी लाइफ से इस तरह से ये जुड़ गए थे मंदिर। जो ज़्यादातर उस समय कलाकार लोग थे, कुक, भोजन बनाने वाले, परोसने वाले, डांसर्स, गार्लैंड फ्लावर मेकर्स, जो फूलों के हार बनाते थे जो मंदिरों में अक्सर जो चढ़ाए जाते थे, एंड म्यूजिशियंस जो संगीतकार थे, वो सभी उन टेम्पल्स के आसपास रहते थे, क्योंकि ये उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन चुका था। ओके, एंड many images and sculpture of bronze have been found there related to deities and devotees। तो कई प्रकार की वहाँ पर इमेज चित्रकारी मिली है, कई प्रकार की स्कल्पचर जो मूर्तियाँ कांस्य से बनी हुई मिली हैं, जो उस समय जिनका संबंध किसी खास देवी देवताओं से या डिवोटीज जो उनके मानने वाले अनुयायी थे, जिनका संबंध उसके साथ। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। Agriculture and irrigation.
कह सकते हैं कृषि तथा सिंचाई। Agriculture, that is the we can say that the profession of the farmers or the peasants, as well as the process of watering the crops or plants is considered as irrigation, जिसको हम लोग कृषि तथा सिंचाई कह सकते हैं. As we have discussed in the previous chapters, also the main occupation or profession of the people was just agriculture. From the beginning of the civilization, that is the Indus civilizations. Okay, तो सिंध घाटी की सभ्यता से ही हमने ये पढ़ा कि जो लोगों का मुख्य पेशा था वो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी और कृषि था, जिनसे उनको काफ़ी आमदन थी. एंड दैट वाज आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द किंग्स एंड किंगडम्स एंड देयर टैक्सेस. तो उस समय क्योंकि प्रोफेशन जो था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, कृषि था, सो द चोलास डायनेस्टीज authorities or the kings or the rulers, they special take care of these things. They special take care of agriculture and the irrigation. तो इसके तरफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो था उस समय ध्यान दिया. As the river Kaveri branches of few small channels before and time into Bay of Bengal. Some of the artificial sources of irrigation also arranged many of the wells have been dug. Many tanks were constructed for the purpose of collecting the rain water. तो कावेरी नदी जो थी, उसकी जो शाखाएं थी, कावेरी नदी जब जाती थी उस रास्ते से, तो जाते समय वो कुछ अलग अलग चैनल्स बे ऑफ बंगाल, खाड़ी बंगाल में जाकर लुप्त होने से पहले कई जगहों पर वो अपना जो है जलधारा अपनी छोड़ती थी, जिसको सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था, फसलों की और खेतों की. सम ऑफ दी आर्टिफिशियल सोर्सेज, इसके अलावा कुछ बनावटी तरीके सिंचाई के लिए भी लागू किए गए थे, एग्रीकल्चर को उत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए. जैसे कि कई कुएं जो खुदवाए गए उस समय, मैनी टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, कई टैंक जो है तैयार किए गए थे जो पक्के थे, जिन पर ताकि वर्षा आने के समय पर या वर्षा ऋतु के समय में जो वर्षा का पानी है उसको कलेक्ट किया जा सके, एंड सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ irrigation and agriculture. So many of the crops were producing. Sometimes two crops were produced in a same year. And the region was very fertile for crops special for the cultivation of rice.
तो ये एरिया इतना ज़्यादा फर्टाइल था क्योंकि जो डेल्टास के द्वारा, नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी और कुछ स्पेशल, कुछ खास रिसोर्सेज अपने साथ बहाकर लाती थी ये नदियाँ। तो उनके कारण ये इलाका एक डेल्टा बन चुका था, लाइक ए कावेरी डेल्टा। इतना उपजाऊ एरिया था कि वहाँ पर फसलें पैदा करनी काफ़ी आसान थी। और स्पेशली यहाँ पर ये माना जाता है कि चावल का उत्पादन जो है काफ़ी सफलतापूर्वक, काफ़ी मात्रा में जो है किया जा सकता था। ओके, सो देयर दैट वाज आल्सो द source of the taxes for the rulers and the authority at that time, because the peasants or farmers have to pay the taxes to the authority or to the kings। क्योंकि ये जो लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी था, कृषि था, तो यहाँ से उनको राजा को या वहाँ की जो अथॉरिटी थी उसको टैक्स के रूप में जो है पे करना पड़ता था। ओके, now we will discuss about the administration of the empire। The administration of the empire। शासन का प्रशासन। So here will be discussed about the type of the administration in the Cholas dynasty was। तो किस तरह से, किस प्रकार उनका जो था प्रशासन, शासन में उनके प्रशासन किस तरह से चलता था, सिस्टम उनका किस प्रकार से था। So there were many villages, group of village was called Nadu। The special Samiti with councils of members and Nadu performed many administrative functions like irrigation, collecting taxes, etc। तो these were many villages, वो उस समय काफ़ी ज़्यादा जो थे गांव थे। ग्रुप ऑफ द विलेजेस, और जो गांव का एक समूह होता था, ग्रुप होता था, उसको नडू कहते थे। द स्पेशल समिति विद काउंसिल्स ऑफ मेंबर्स, एक खास समिति होती थी जिसमें काउंसिल्स के कुछ मेंबर्स थे, और नडू ये आपस में मिलजुल कर कुछ प्रशासनीय वर्क करते थे तालमेल के साथ, जिसमें जैसे कि सिंचाई का काम हो गया, टैक्स कलेक्ट करने का काम हो गया, इस तरह के काम जो थे मौजूद थे। एज वेल एज वी नो दैट the grant of land was offered to Brahmins as ब्रह्मद्यास। तो जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि ब्राह्मण लोगों को कुछ रिवार्ड के रूप में शासक द्वारा कुछ जमीन जो है ग्रांट के रूप में दी जाती थी, जिसको ब्रह्मद्या कहा जाता था। और ये जो ब्रह्मद्या थी ये एक संस्था बन चुकी थी। एंड दीज ब्रह्मदास काउंसिल्स परफॉर्म सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कुछ प्रशासन का काम जो था ये ब्रह्मद्यास भी करते थे। एंड दीज
Brahmanyas were looked after or supervised by some special committees which performed various work like gardening, army, built of monuments, temples, irrigation, etc. तो जो ब्राह्मण लोगों को जो है कुछ जमीन जो है ग्रांट के रूप में दी जाती थी शासकों की ओर से, जिसको हम लोग ब्रह्मद्यास की टर्म उस समय दी गई थी। और ये ब्रह्मद्यास जो थे एक बहुत बड़े जो थे, वी कैन से दैट दे वर द प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स। तो उनकी कुछ सभाएं होती थी, ये सभा मिलकर कुछ कार्य करती थी प्रशासन का, जिन पर पूरी लुक आफ्टर, जिनके ऊपर देख रेख या निगरानी रहती थी कुछ कमेटीज की, विच परफॉर्म्ड वेरियस वर्क, जो अलग अलग तरह के कार्य करती थी, लाइक गार्डनिंग करना, आर्मी की कुछ सेना मिलिट्री का प्रबंध करना, बिल्ट ऑफ मोमेंट्स टेम्पल्स, कुछ मंदिरों का निर्माण कार्य करना, या इरिगेशन सिंचाई का ध्यान करना। ओके, एज वेल एज देयर वर द ट्रेडर्स, the group of traders known as nagarams also take part in various एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो कुछ व्यापारी लोगों का भी समूह होता था, ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागरम्स, दे आल्सो परफॉर्म और टेक पार्ट इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, प्रशासन का काम था, उनकी कुछ गतिविधियों में ये लोग भी जो था अपनी शमूलियत किया करते थे। तो स्टूडेंट, दिस इज all from this chapter number 2, new kings and kingdoms. Okay, in our next lecture we will discuss chapter number 3 about the Delhi Sultanate. Okay, and if you are really gaining something, gaining knowledge from our lectures, so please try to like and subscribe our channel.